नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी सरकार के प्रस्ताव पर अन्नदाताओं के मंथन की। बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में कब होंगे विधानसभा चुनाव। जानेंगे कि पीएम मोदी बंगाल दौरे में क्या रही हलचल। तमिलनाडु में राहुल गांधी की क्या हैं तैयारियां। और बुलेटिन के आखिर में बात आगामी बजट से लोगों के उम्मीदों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आम बजट 2021-22 तैयार करने के लिए आज हुई हलवा सेरेमनी। अब बजट पेश होने पर बजट पर काम करने वाले अधिकारी नहीं जाएंगे अपने घर। 1 फरवरी को पेश होगा बजट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी का बड़ा दांव। दीदी ने की देश की 4 राजधानी बनाने की मांग। 1911 से पूर्व देश की राजधानी थी कोलकाता। आंध्र प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी। 4 चरणों में कराए जाएंगे चुनाव। मतदान सुबह 6:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक होगा और मतगणना शाम 4 बजे शुरू होगी। मतगणना के बाद उसी दिन घोषित हो जाएंगे परिणाम। और आईडीबीआई बैंक ने जारी किया नोटिफिकेशन। 13 मार्च 2021 तक करा लें केवाईसी अपडेट, नहीं तो बंद हो जाएगा खाता। बैंकिंग सुविधाओं में आ सकती है दिक्कत। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। सरकार और अन्नदाताओं के बीच कल यानी 22 जनवरी को बातचीत हुई थी, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने अन्नदाताओं से कहा था कि सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उससे बेहतर और कोई प्रस्ताव उनके पास नहीं है। इसीलिए अन्नदाता एक बार फिर से उस पर विचार करें। और आज अन्नदाताओं की ओर से उस पर विचार किया गया। इसके साथ ही ट्रैक्टर मार्च को लेकर भी तैयारी की गई। तो क्या फैसला किया है अन्नदाताओं ने, देखिए ये रिपोर्ट। कृषि कानून सरकार की मुश्किल बन गए हैं। सरकार कृषि कानूनों में संशोधन करने को तैयार है। इन्हें 1.5 से 2 साल के बीच स्थगित करने के लिए भी तैयार हैं। अन्नदाताओं के साथ कमेटी बनाकर कृषि कानून पर चर्चा को भी तैयार है। एमएसपी पर कमेटी भी बनाने की तैयारी है, लेकिन कानून रद्द नहीं किया जा सकता। सरकार का कहना है कि कानून अन्नदाताओं के फायदे का है, जबकि अन्नदाताओं का कहना साफ है कि इस कानून से उनकी जमीनों पर उद्योगपतियों का कब्जा हो जाएगा। ये कानून अन्नदाताओं को भूमिहीन कर देगा, इसलिए इसे वापस लेना चाहिए। कल की बैठक में कृषि मंत्री ने साफ कर दिया था कि सरकार के पास अन्नदाताओं को देने के लिए जो भी प्रस्ताव थे वो सब दे चुके हैं। इससे बेहतर हम नहीं कर सकते, इसलिए बैठक की तारीख भी तय नहीं कर रहे हैं। अन्नदाता सरकार के प्रस्ताव को तो पहले ही ठुकरा चुके थे, लेकिन कृषि मंत्री ने फिर से विचार करने को कहा था और आज अन्नदाताओं ने सरकार के प्रस्ताव पर मंथन भी किया। बताया जा रहा है कि अन्नदाता सरकार से बिल वापस लेने की मांग पर ही अड़े हुए हैं। इस बीच अन्नदाता दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड निकालने पर भी अड़े हुए हैं। राकेश टिकैत ने बताया कि दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। रैली के रूट पर भी चर्चा हुई है। हम लोग 26 जनवरी को 3 रूटों पर 30 से 40 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इस रैली में 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल होंगे। अन्नदाताओं ने तो अपना फैसला बता दिया है। अब पश्चिम बंगाल में फैसला क्या होगा ये मतदाता तय करेंगे। राज्य में जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल में 30 मई तक नई विधानसभा का गठन होना है, लेकिन चुनाव आयोग से जो संकेत मिले हैं उसमें साफ है कि नई विधानसभा का गठन 2 महीने पहले भी हो सकता है। तो कब हो सकते हैं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन कभी भी सीटों के बंटवारे का ऐलान कर सकता है। बीजेपी और टीएमसी के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को लेकर मंथन शुरू कर चुकी है और चुनाव आयोग भी राज्य में सक्रिय हो चुका है। पश्चिम बंगाल के अलावा तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा राज्य है। वैसे तो चुनाव अप्रैल-मई के महीने में होने की संभावना थी, लेकिन 4 मई से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है, जो 10 जून तक चलेंगी। पहले दावा किया जा रहा था कि बोर्ड परीक्षाएं समाप्त होने के बाद ही विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, यानी चुनाव समय से 1-2 महीने बाद कराए जाने पर भी विचार किया जा रहा था। पश्चिम बंगाल में 30 जून 2016 को विधानसभा का गठन हुआ था, इसलिए 30 जून से पहले नई विधानसभा का गठन होना है। यदि बोर्ड परीक्षाओं के बाद चुनाव कराया जाता तो जुलाई तक विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो पाती। जाहिर है कि राज्य में कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन भी लगाने की जरूरत पड़ती, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं और रोज टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद सामने आ रहा है, उसे देखते हुए चुनाव आयोग अब राज्य में जल्द ही चुनाव कराने पर विचार कर रहा है। चुनाव आयोग मार्च में ही मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने की तैयारी कर रहा है
और सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, तमिलनाडु में भी मार्च में ही विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग हो सकती है। इसके लिए फरवरी के पहले सप्ताह में ही चुनाव आयोग चुनाव का ऐलान कर सकता है। फरवरी के पहले सप्ताह में ही चुनाव आयोग की एक बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों की तारीखों पर विचार होगा। और संकेत यही है कि बैठक के बाद चुनाव आयोग विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भी कर देगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 6 या 7 चरणों में और तमिलनाडु में 2 या 3 चरणों में कराया जा सकता है, जबकि पुदुचेरी, केरल और असम में चुनाव बाद में होंगे और तीनों ही जगह एक ही चरण में वोटिंग हो सकती है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव मार्च में हो सकते हैं। चुनाव करीब है, इसीलिए राज्य में प्रचार अभियान में भी तेजी आ चुकी है। आज पीएम नरेंद्र मोदी भी कोलकाता पहुंचे थे। वैसे पीएम ने यहां कोई चुनावी रैली तो नहीं की, लेकिन चुनाव से पहले पीएम का दौरा बीजेपी की चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा था। कार्यक्रम सरकारी था, जहां सीएम ममता बनर्जी भी पहुंची थी, लेकिन यहां भी ममता के तेवर बरकरार रहे। तो क्या कहा ममता ने, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कोलकाता के विक्टोरियल मेमोरियल में मंच सजा था। मौका नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है और इसका असर भी यहां दिखाई दिया। पीएम के अलावा सीएम ममता बनर्जी भी कार्यक्रम में पहुंची थी और उन्हें बोलना भी था, लेकिन ममता के मंच पर पहुंचते ही नारेबाजी शुरू हो गई, जिससे नाराज ममता ने कहा, सरकार के कार्यक्रम की गरिमा होनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। आपको किसी को आमंत्रित करने के बाद उसका अपमान करना शोभा नहीं देता है। मैं यहाँ किसी को अपमानित नहीं करूंगी। जय हिंद, जय बंगला। इसके बाद ममता बनर्जी मंच से उतर गई। हाँ, उन्होंने कार्यक्रम नहीं छोड़ा। इसके बाद कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में शीश झुकाता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ और नमन करता हूँ उस माँ को जिन्होंने नेताजी को जन्म दिया। पीएम ने कहा कि बोस के सशक्त भारत का सपना आज पूरा हो रहा है। भारत हर क्षेत्र में मजबूत हो रहा है। पीएम ने नेताजी की तारीफ में जमकर कसीदे गढ़े और हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान भी किया। कालका मेल का नाम भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने का उन्होंने ऐलान किया। बंगाल में इस बार बीजेपी और टीएमसी में मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन चुनाव सिर्फ बंगाल में नहीं है, बल्कि केरल, असम, तमिलनाडु के अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी होना है और कांग्रेस की नजर इन राज्यों की सत्ता पर भी है। पार्टी के प्रचार के लिए आज राहुल गांधी 3 दिन के दौरे पर तमिलनाडु पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया। तो क्या कहा पीएम ने, देखिए ये रिपोर्ट। इस साल के अप्रैल मई में देश के 4 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर सियासत गर्म है। सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट गई है। पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियां कर अपने वोट बैंक को साधने में जुटी हैं। वहीं अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी आज तमिलनाडु के 3 दिनों के दौरे पर हैं। आज राहुल गांधी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। अपनी यात्रा के दौरान राहुल अन्नदाताओं, एमएसएमई क्षेत्र के प्रतिनिधियों, ट्रेड यूनियनों, मजदूरों और बुनकरों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही कोयम्बटूर, तिरुप्पुर, इरोड, करूर और डिंडीगुल जिलों में कई बैठकों को संबोधित करेंगे। साथ ही राहुल गांधी औद्योगिक मजदूरों से मुलाकात कर उनसे चर्चा करेंगे। अपने दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी 24 जनवरी को इरोड जिला पहुंचेंगे, जहां वे बुनकरों से उनकी स्थिति परिस्थिति पर चर्चा करेंगे। अपने दौरे के तीसरे दिन यानी 25 जनवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी करूर जिला पहुंचेंगे। राहुल गांधी 25 जनवरी को करूर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और अन्नदाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वे डिंडीगुल जिला भी जाएंगे, जहां वे पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के लिए ये चुनाव परीक्षा की घड़ी है और पार्टी का अस्तित्व मुश्किल में है। वैसे मुश्किल में बिहार में विपक्षी पार्टी आरजेडी भी दिख रही है। पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की तबीयत नासाज है। उनका रांची के रिम्स में इलाज चल रहा है, जिसके बाद रिम्स मेडिकल बोर्ड ने बैठक करके उन्हें दिल्ली के एम्स में भेजने का फैसला लिया है। वहीं लालू यादव का पूरा परिवार उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचा। बाद में तेजस्वी यादव ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी। लालू प्रसाद यादव की बिगड़ती तबीयत की वजह से उनका पूरा परिवार परेशान हो रहा है।
राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप सभी लालू यादव से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। बताया जा रहा है कि 6 घंटे से ज्यादा देर तक मुलाकात के दौरान राबड़ी काफी भावुक हो गई थी। हालांकि लालू यादव ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। वहीं पिता से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं है, चेहरे पर सूजन है और उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हम लोग चाहते हैं कि उनको बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाया जाए। लालू प्रसाद के लंग्स में पानी जमा होने की जानकारी देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी स्थिति चिंताजनक है, क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ है। लालू यादव की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए रिम्स प्रबंधन ने लालू यादव के स्वास्थ्य की जाँच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया। इसमें अलग अलग विभागों के 8 डॉक्टरों को शामिल किया गया। मेडिकल बोर्ड ने बैठक करके ये फैसला लिया कि लालू यादव को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के एम्स भेजा जाएगा। बताया गया है कि विशेष विमान को एयर एम्बुलेंस में भी तब्दील किया जा सकता है। विमान से लालू प्रसाद के साथ एक डॉक्टर भी जा सकते हैं। सारी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं और जैसे ही जेल प्रशासन की ओर से आरजेडी मुखिया को शिफ्ट करने संबंधी आदेश जारी किया जाता है, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर वो रिम्स से एयर एम्बुलेंस के जरिए एयरपोर्ट और फिर एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी लालू दिल्ली के एम्स में अपना इलाज करवा चुके हैं। लालू यादव की तबीयत ने आरजेडी को चिंता में डाल दिया है, तो राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया ने बीजेपी को चिंता में डाल रखा है। वसुंधरा के तेवरों से बीजेपी की हालत खराब है और अब राजस्थान में वसुंधरा को मनाने और बीजेपी की गुटबाजी को खत्म करने के लिए कमेटी बनाई है। तो क्या है राजस्थान के लिए बीजेपी का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र से लेकर राज्यों तक बीजेपी में वही होता है जो पीएम नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह चाहते हों। जहां सरकार बीजेपी की है वहां भी और जहां पार्टी विपक्ष में है वहां भी। पार्टी के स्थानीय फैसले भी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी के बिना नहीं होते हैं। लेकिन राजस्थान में बीजेपी के नेता पार्टी को आंख दिखा रहे हैं। राज्य में बीजेपी 2 गुटों में बटी दिख रही है। एक गुट का नेतृत्व राज्य की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया कर रही है, तो दूसरा गुट उनके विरोधियों का, जिसमें राज्य बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया भी शामिल हैं। राज्य में जब भी पार्टी का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो ये दोनों गुट अलग अलग प्रोग्राम करते हैं। पार्टी का गुटबाजी से खासा नुकसान भी हो रहा है। विधानसभा चुनावों में अभी 3 साल है, लेकिन पार्टी को अपने घर की चिंता हो रही है। बीजेपी राजस्थान में अपना घर संभालना चाहती है। इसके लिए राजस्थान बीजेपी की कोर टीम बनाई गई है, जिसकी बैठक सोमवार को जयपुर में होनी है। कोर कमेटी में बीजेपी महासचिव और राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी भारती बेन श्याल, महामंत्री भूपेंद्र यादव और राज्यसभा सांसद ओम माथुर को भी जगह दी गई है। बैठक में वसुंधरा राजे सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को भी बुलाया गया है। वसुंधरा समर्थक तो पहले ही दावा कर चुके थे, यदि पार्टी में वसुंधरा को नजरअंदाज किया गया तो वो अलग पार्टी भी बना सकती है। इसके बाद से ही वसुंधरा को मनाने की कोशिशें हो रही है। बीजेपी में गुटबाजी की खबरों के बाद कांग्रेस को भी पार्टी पर निशाना साधने का मौका मिल गया था। कांग्रेस ने दावा किया था कि राजस्थान बीजेपी बिखर रही है। अन्नदाताओं के आंदोलन के बाद पहले ही आरएलपी एनडीए से अलग हो चुकी है और कई नेता पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं। यानी साफ है, राजस्थान बीजेपी की गुटबाजी उस पर भारी पड़ती दिख रही है और विपक्ष भी बीजेपी की इस गुटबाजी पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात आगामी बजट से लोगों की उम्मीदों की। मोदी सरकार 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करने जा रही है। ये बजट मोदी सरकार के लिए आजादी से लेकर अब तक का सबसे ज्यादा चुनौतियों भरा होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि पिछले 1 साल में अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए जनता ने सरकार से काफी उम्मीद लगा रखी है। तो किस सेक्टर में क्या है मांग, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदहाल, बेरोजगारी से लोगों का बुरा हाल, महंगाई ने कर दिया जनता को बेहाल। अब एक ही उम्मीद है, सरकार करेगी मालामाल। इस आस के साथ लोगों ने अब केवल मोदी सरकार पर विश्वास जता रखा है, लेकिन ये उम्मीदें मोदी सरकार को मुश्किल में डाल रही हैं, क्योंकि महामारी की वजह से ये बजट आजादी से लेकर अब तक का सबसे ज्यादा चुनौतियों भरा होने वाला है। दरअसल लोगों ने सोचा है कि इनकम टैक्स में जो स्लैब है उसमें मिलने वाली छूट में 1 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी होगी, यानी करदाताओं को 1 लाख रुपए तक की आयकर छूट मिल सकती है। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए ये साल काफी खराब रहा है। ऐसे में उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन पेश होने की उम्मीद जताई है। लोगों ने हाउसिंग लोन पर भी छूट सीमा की मांग की है। अन्नदाताओं की बात करें तो बजट 2021 में किसानों ने सुविधाओं की मांग की है। उनका कहना है कि कम ब्याज पर लोन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि उनकी ब्याज दर थोड़ी ज्यादा है।
साथ ही जिन अन्नदाताओं के पास जमीन के छोटे टुकड़े हैं उनके लिए भी कुछ सुविधाओं की जरूरत है। मेडिकल सुविधाओं की बात करें, नए अस्पतालों के लिए भी राशि आवंटित करने की भी मांग की गई है। रेलवे बजट भी आवाम बजट का हिस्सा होता है। इसमें कई नई सुपरफास्ट ट्रेन चलने की उम्मीद जताई गई है। अब जनता तो सरकार से हर सेक्टर में काफी उम्मीदें लगाई बैठी है। ऐसे में देखना होगा कि क्या सरकार इस पर खरी उतर पाती है या नहीं। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।